वेलकम बैक टू द बी आर्ट्स टॉपर। पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बीए थर्ड ईयर में जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसमें आपको वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पढ़नी है। अब ये वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का क्या मतलब है? सबसे पहले ज्योग्राफी का मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दैट ज्योग्राफी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज जियो एंड ग्राफीन। इसमें जियो का मतलब अर्थ और ग्राफीन का मतलब क्या है? स्टडी। तो ज्योग्राफी में हम अर्थ की स्टडी करते हैं एंड एज अ फील्ड ऑफ लर्निंग ये किस चीज़ से रिलेटेड है? इसमें अर्थ सरफेस के ऊपर जो कुछ भी है उसकी लोकेशन वाइज स्टडी की जाती है एंड दैट इज द कोर नेचर ऑफ ज्योग्राफी कि हम इसमें लोकेशन वाइज स्टडी करते हैं ऑफ द थिंग्स, फीचर्स और फिनोमिना ओवर द अर्थ सरफेस। इसके अलावा ज्योग्राफी 5 क्वेश्चंस का आंसर करती है। मतलब कोई भी चीज़ अगर है तो उसके पीछे का मतलब सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि कोई चीज़ क्या है और कहाँ पे है। व्हाट एंड वेयर, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद बचे हुए 3 क्वेश्चंस का भी आंसर किया जाता है। जैसे वाई, कोई चीज़ है तो उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न, उसके कॉजेज और उसका टाइम पीरियड कब से है। तो वाई, व्हेन, हाउ, ये सारा कुछ ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं ऑफ द थिंग्स, फीचर्स और फिनोमिनास। जो कुछ भी है, मतलब चाहे कोई चीज़ है, कोई फीचर है, फिजिकल फीचर है या कोई फिनोमिना है जो अर्थ सरफेस के ऊपर हो रहा है, उसको लोकेशन वाइज और इन सब 5 क्वेश्चंस का आंसर करते हुए हम स्टडी करते हैं। और ये ज्योग्राफी का नेचर है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा। ठीक है। फिर ज्योग्राफी की क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो 2 तरह से हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं, 2 मेजर पार्ट्स में। एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के आगे बहुत सारे सब डिविजन्स हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जो फिजिकल फीचर्स से रिलेटेड है अर्थ सरफेस के ऊपर। दूसरी ब्रांच होती है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें ह्यूमन के रिलेटेड स्टडी करते हैं, ह्यूमन बींग से रिलेटेड, जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया, कल्चरल ज्योग्राफी एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हो, वैसे आप ये फर्स्ट ईयर में कर चुके हो। ये जस्ट मैंने इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको बताया है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो है कि ज्योग्राफी को स्टडी करने के 2 मेन अप्रोचेस कौन से हैं वो हमें ध्यान से पढ़ना है। देखो, 2 अप्रोचेस होते हैं, एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है, दूसरा होता है रीजनल अप्रोच। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैथडोलॉजी के बेस पे जो 2 मेथड्स हैं स्टडी करने के, मेथड्स कह लो या अप्रोच कह लो, ज्योग्राफी को स्टडी करने के, या मैथडोलॉजी के बेसिस पे हम ज्योग्राफी को 2 सब डिविजन्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। 2 डिविजन्स में हम या 2 कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हो गया सिस्टमैटिक ज्योग्राफी और दूसरा रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है। तो वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी हमें समझना है, इसके लिए मैं ये समझा रही हूँ कि ज्योग्राफी को मेथड्स के बेस पे कि हम इसको किस तरह से स्टडी कर रहे हैं, उसके बेसिस पे अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो हमारे पास 2 पार्ट्स आते हैं, एक सिस्टमैटिक और दूसरा रीजनल। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी क्या होता है? देखो, इसमें ना एक सिंथेसाइजिंग मैनर में टॉपिक वाइज स्टडी करते हैं, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में किया होगा। बीए फर्स्ट ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है ये मुझे पता है, तो उसमें आपका फिजिकल ज्योग्राफी है फर्स्ट ईयर में। उसमें सबसे पहले है जियोमॉर्फोलॉजी, फिर क्लाइमेटोलॉजी, फिर ओशिनोग्राफी, यही 3 टॉपिक्स थे मेनली। इसमें जो आपको टॉपिक्स पढ़ने थे, फॉर एग्जाम्पल जियोमॉर्फोलॉजी में अपने अर्थक्वेक वाला टॉपिक है, जैसे अर्थक्वेक का मीनिंग, डेफिनेशन, उसके कॉजेज, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो भी फिनोमिना उससे रिलेटेड हैं और किस तरह से आता है। और फिर लास्ट में आप क्या देखते हो? डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। तो आप जब अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, जो आपने वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनाई थी, तो वो आपने पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखा कि कहाँ कहाँ पे मेजर हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आता है या जहाँ कम आता है। तो आप एक कंपैरेटिव स्टडी करते हो पूरे वर्ल्ड की। ऐसे ही अपने वोल्केनोज वाला फिर नेक्स्ट टॉपिक ले लिया जैसे। ठीक है। तो टॉपिक वाइज स्टडी होती है। रॉक्स की स्टडी कर रहे हैं तो रॉक्स की ही स्टडी होगी। फिर पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, उसके कौन कौन सी टाइप्स के रॉक्स होते हैं, क्या इनका फिनोमिना होता है, किस तरह से ये बनती हैं, तो सारा आप प्रोसेस देखते हो। ठीक है। तो टॉपिक वाइज स्टडी है और पूरे वर्ल्ड की स्टडी है। कोई भी अगर हम टॉपिक ले रहे हैं उसको पूरा एज अ होल स्टडी किया जाता है, जनरल स्टडी होती है, और फिर हम पूरे वर्ल्ड में उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि ये चीज़ जो है ये कहाँ कहाँ पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। तो ये हो गई सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। लेकिन रीजनल ज्योग्राफी में क्या होता है? ये एक रीजन में ही स्टडी की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेकेंड ईयर में जो 3rd सेमेस्टर में इंडियन ज्योग्राफी आपने पढ़ी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसमें क्या किया है कि आपने सिर्फ इंडिया को एक एज अ रीजन माना, तो इंडिया की ज्योग्राफी आपने स्टडी की है। तो उसमें आपने इंडिया के माउंटेन्स, इंडिया के सारे फिजिकल फीचर्स, इंडिया का ड्रेनेज, मतलब इंडिया के रिवर्स, इंडिया का क्लाइमेट, इंडिया की वेजिटेशन, सारा कुछ आपने सिर्फ इंडिया का स्टडी किया, इंडिया से बाहर आप नहीं गए।
लेकिन सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में आपके पास एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल वेजिटेशन है, तो वेजिटेशन आप पूरे वर्ल्ड की स्टडी करोगे, कौन कौन सी मेजर टाइप्स होती है वर्ल्ड में वेजिटेशन की, फिर वो उनकी क्लासिफिकेशन क्या है उनका, फिर कहाँ कहाँ पे किस तरह से वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ और किस कंट्री में या किस रीजन में कौन सी टाइप की वेजिटेशन मिलती है, या मेन वेजिटेशन वाले जो भी रीजन्स हैं, आप पूरे वर्ल्ड का मैप उसमें बनाते हो, वो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी है। जब आपने एक रीजन की स्टडी करनी है तो आप फिर ये सारे टॉपिक्स को उसी रीजन के स्टडी करोगे। जैसे इंडिया की ज्योग्राफी में आपने सिर्फ इंडिया की वेजिटेशन, इंडिया की सॉइल, इंडिया के मिनरल्स देखे, फिर अगले सेमेस्टर में पंजाब की ज्योग्राफी थी तो वो भी रीजनल ज्योग्राफी थी, ठीक है। तो सारा कुछ आपने पंजाब का स्टडी किया। अब क्या है, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स की स्टडी करनी है, रीजन वाइज, ठीक है। तो जैसे आपने एक रीजन लिया फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका की आप फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन, मिनरल्स, जैसे इंडिया का अपने सारे टॉपिक्स होते हैं ना, वही सारे चैप्टर्स आप पहले नॉर्थ अमेरिका के, फिर साउथ अमेरिका के, फिर यूरोप के, इस तरह से जब आप स्टडी करोगे तो उसको बोलेंगे हम वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स मैं बता देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं वर्ल्ड के, ठीक है। यहाँ पे एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, देन अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका आता है, सिक्स यूरोप और सेवन्थ नंबर पे सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, क्लियर। फिर इसके अलावा यहाँ पे कुछ वाटर बॉडीज हैं, जैसे पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, उसके बाद अटलांटिक ओशन सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, देन थर्ड लार्जेस्ट ओशन इंडियन ओशन है, फोर्थ अंटार्कटिका एंड फिफ्थ है आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिका नहीं सॉरी सदर्न ओशन हम इसको बोलेंगे, फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है सदर्न ओशन, अंटार्कटिक ओशन भी बोल देते हैं लेकिन सदर्न ओशन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। एंड ठीक है, तो ये सारा हो गया, फर्स्ट पैसिफिक, सेकेंड अटलांटिक, थर्ड इंडियन ओशन, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं बता रही हूँ, फोर्थ सदर्न ओशन है और फिफ्थ मतलब सबसे छोटा ओशन है आर्कटिक ओशन। ये तो होगी सारी बेसिक बातें। अब आपके सिलेबस में जो है ये जो रीजन्स हैं ये कुछ थोड़े से डिफरेंट है, जो आपको इस मैप में नहीं दिखेंगे, कुछ दिखेंगे लेकिन कुछ डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपका फिफ्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है थर्ड ईयर में बीए फिफ्थ सेमेस्टर, ठीक है, उसमें यूनिट 1 में आपका गिवन है एंग्लो अमेरिका, यूनिट 2 में लैटिन अमेरिका, यूनिट 3 इज यूरोप, यूनिट 4 में रशिया एंड CIS की फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, एंड फोर्थ यूनिट में 2 रीजन्स गिवन है आपको, दूसरा है ओशेनिया। यहाँ पे सिर्फ आपको एक यूरोप है जो थोड़ा सा फेमिलियर टर्म लगेगा, बिकॉज यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे पर्पल कलर का ये जो कॉन्टिनेंट है दिस इज यूरोप आपके थर्ड यूनिट में, लेकिन बाकी जो रीजन्स हैं फर्स्ट यूनिट में एंग्लो अमेरिका है और सेकंड में लैटिन अमेरिका, ये थोड़े से डिफरेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इस मैप में देखिए यहाँ पे ये जो अमेरिकाज है ना दोनों, इनकी आगे थोड़ी सी ना क्लासिफिकेशन की है। इस रीजन को आप देखिए, यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशंस हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका 2 क्लासिफिकेशन ना हो गए, यहाँ पे 3 है, एक है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा है सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका और ये कैरिबियन आइलैंड्स इकट्ठा है, उसके बाद है साउथ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ से इसकी थोड़ी सी फर्दर क्लासिफिकेशन की है। तो ये जो एक ग्रीनलैंड वाला रीजन है, यहाँ पे ये जो रीजन है ग्रीनलैंड, ये ना एक्चुअली हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज ग्रीनलैंड यूरोप की टेरिटरी है, जोग्राफिकली बेशक ये नॉर्थ अमेरिका के पास में है, लेकिन पॉलिटिकली यूरोप की टेरिटरी है ग्रीनलैंड, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल अमेरिका, इसको भी निकाल दिया। तो हमारे पास ये जो पर्पल कलर का सारा पोर्शन बचा ना, यहाँ पे 2 मेन कंट्रीज़ हैं, एक सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की कनाडा और दूसरी थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है USA। तो ये USA है और ये है कनाडा। ये जो रीजन हमारे पास आया इसको हम बोलेंगे एंग्लो अमेरिका, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका लिखा है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। एंड यहाँ पे ना देखो थोड़ी सी मिस्टेक्स रहेंगे क्योंकि ये मैप्स मैंने गूगल से लिए हैं, ठीक है। तो गूगल पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट मैप्स नहीं है, तो इनको मैं एक्सप्लेन इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज एग्जैक्टली आपको मैप्स नहीं मिलेंगे। बाकी जब हम अपना सिलेबस कवर करेंगे तो मैं सारे वहाँ पे हैंडमेड मैप्स ही आपको शो करूँगी। तो स्टडी जब हम करेंगे तो वहाँ पे सारे एग्जैक्ट मैप्स होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक ब्रीफ ओवरव्यू देने के लिए मैंने गूगल से ही मैप्स ले लिए, तो जहाँ पे जो रीजन क्लियर है वो वाला मैप मैं आपको शो कर दूँगी, ठीक है। तो एंग्लो अमेरिका ये पर्पल वाला रीजन है। उसके बाद लैटिन अमेरिका कैसे बना,
ये जो सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट हमने नॉर्थ अमेरिका से निकाला था, इसको हमने ज्वाइन कर दिया साउथ अमेरिका के साथ, तो ये बन गया हमारा यूनिट 2 लैटिन अमेरिका। ठीक है, तो ये यूनिट 1 एंग्लो अमेरिका है। यहाँ पे ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा इसमें ग्रे कलर से है, लेकिन इसको भी ग्रीन कर लो, ये भी एंग्लो अमेरिका ही है, सिर्फ ये ग्रीनलैंड नहीं है और सेंट्रल अमेरिका नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद यूनिट 2 में लैटिन अमेरिका, ये सारा लैटिन अमेरिका है, ये भी लैटिन अमेरिका ही है, यहाँ पे जो थोड़ा बहुत छूटा हुआ है। थर्ड यूनिट में यूरोप है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है एंड ये आई थिंक अंडरस्टूड है, इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। ये रेड कलर का यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज यूरोप। फाइन, नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट में आपका ओशियनिया। दो रीजन्स हैं इसमें, एक ओशियनिया है और दूसरा रशिया एंड CIS या USSR है। ठीक है, तो ओशियनिया क्या है, यहाँ पे मैप आपको ऑस्ट्रेलिया का दिख रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और ओशियनिया में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ देखिए इस मैप में आपको जो मैं डिमार्केट कर रही हूँ ना रेड पेन से, ये है ऑस्ट्रेलिया का मेनलैंड। ठीक है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया का मेनलैंड है ये। ऑस्ट्रेलिया कंट्री कब बनेगा, जब हम इसमें ये छोटा सा तस्मानिया इंक्लूड कर देंगे। इस रीजन का नाम है तस्मानिया और ये कोई कंट्री नहीं है सेपरेट, ये ऑस्ट्रेलिया की ही एक टेरिटरी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी है तस्मानिया, इसको भी हम साथ में मिला देंगे तो ये एक कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया कंट्री बन जाती है। फाइन, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। अब ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है, ये भी आपने सुना होगा। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कब बनेगा, जब हम इसमें पापुआ न्यू गिनी भी इंक्लूड कर देंगे। ये वेस्ट पापुआ है, ये पापुआ न्यू गिनी है। तो यहाँ पे वेस्ट पापुआ जो है येलो कलर से जो आपको दिख रहा है, ये इंडोनेशिया का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का पार्ट ये ईस्टर्न साइड वाला पापुआ न्यू गिनी है। क्लियर, तो पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड या ऑस्ट्रेलिया कंट्री। ठीक है, तस्मानिया भी इंक्लूड होगा, तो ये तीनों चीज़ें मिलकर बन जाती हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। क्लियर, अब इसके बाद यहाँ पे न्यूजीलैंड भी है। यहाँ पे थोड़ा सा इस वाले मैप में देखो, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया कंट्री, ऑस्ट्रेलिया कंट्री। ठीक है, तस्मानिया इंक्लूड कर रहे हैं, इसके साथ में हम न्यूजीलैंड को जब मिला देंगे तो ये एक रीजन बन गया हमारे पास ऑस्ट्रेलेशिया। जब हम ऑस्ट्रेलिया कंट्री और न्यूजीलैंड दोनों को कंबाइनली स्टडी करेंगे तो हम इसको बोलेंगे ऑस्ट्रेलेशिया। फिर यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी और वेस्ट पापुआ, इन दोनों को साथ में, और यहाँ पे ना बहुत सारे इस ओशन में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ आइलैंड्स, बहुत सारे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, इनको कलेक्टिवली एक ग्रुप बना दिया, इसका नाम है मेलेनेशिया। पापुआ न्यू गिनी और इसमें वेस्ट पापुआ भी आएगा और साथ में ये जितने भी आइलैंड्स हैं ये सारे इंक्लूड करके बन गया मेलेनेशिया। इससे नॉर्थ में ये वाले जो आइलैंड्स हैं ये माइक्रोनेशिया एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और ये वाला जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है इसको बोलते हैं पॉलिनेशिया। तो ये सारे पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, जब हम इन सभी को कंबाइन कर देंगे तो ये हमारे पास एक रीजन आएगा, इसका नाम है ओशियनिया। ठीक है, तो ओशियनिया ये रीजन बन गया एक। अब ओशियनिया क्या एक कॉन्टिनेंट है? नो, ओशियनिया कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ओशियनिया जस्ट एक रीजन है। कॉन्टिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। जब हम इसमें पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया कंट्री को इंक्लूड करते हैं दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। लेकिन जब हम ये सारा रीजन, ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, कोई कंट्री एक नहीं है, ये सिर्फ एक रीजन है, जोग्राफिकल रीजन है। बिकॉज ये जो छोटे छोटे इतने सारे आइलैंड्स हैं ना, इनको भी कहीं ना कहीं तो डाले कहीं स्टडी करने के लिए। अब ये कोई एक सेपरेट एक बड़ा लैंड मास तो नहीं है कि एक जगह इसको हम स्टडी कर सकें, जैसे एशिया, यूरोप, ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये पानी में है, तो इनका हमने एक ग्रुप बना दिया पूरा जिसको हम ओशियनिया बोलते हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ यूनिट का ही पार्ट है, सेकंड पार्ट, रशिया एंड CIS। CIS की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब इसमें क्या है, रशिया कंट्री आपको पता है, रशिया कंट्री है और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक ग्रुप है, जैसे नेटो है और ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे एक तो नेटो हो गया और G20 है, G7 है, इस तरह के ग्रुप्स होते हैं कंट्रीज़ के, ट्रीटीज़ होती हैं बीच में। तो ऐसे ही CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी एक ग्रुप है जिसमें ये सारी कंट्रीज़ इंक्लूड होती हैं। मेनली इसमें सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ इंक्लूड होती हैं और 2-3 कंट्रीज़ यूरोप की हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी कंट्रीज़ यहाँ पे गिवन है इस मैप में, ये हम बाद में डिटेल में कर लेंगे।
अभी जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि ये वाला रीजन है। इसको मैं आपको दूसरे मैप में भी शो कर देती हूँ। ये देखो, जो सेंट्रल एशिया है ना, ये वाली मेजरली इसमें कंट्रीज इंक्लूडेड हैं और कुछ 2-3 कंट्रीज यूरोप की है और रशिया तो सारा है ही है। ठीक है, तो ये वाला रीजन है हमारा रशिया एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, तो 5th सेमेस्टर का सिलेबस आई होप कि आपको समझ में आ गया। उसके बाद है 6th सेमेस्टर में आपका क्या सिलेबस है। यूनिट 1 में है ईस्ट एशिया, यूनिट 2 में 2 रीजन्स हैं, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। फिर यूनिट 3 में मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका है और यूनिट 4 में है अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा। ये 4 रीजन्स हैं, 4 यूनिट्स हैं, सॉरी रीजन्स 5 हैं। यूनिट 2 में इस बार 2 रीजन्स हैं, जैसे 5th सेमेस्टर में यूनिट 4 में 2 रीजन्स थे, 6th सेमेस्टर में यूनिट 2 में 2 रीजन्स हैं। इनको भी 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। देखो एशिया, देखो सबसे पहले तो मैप में ये जितना भी कलर्ड पोर्शन है ना, ये सारा एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारा ही क्या है, एशिया है। लेकिन एशिया क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और दूसरा कॉन्टिनेंट आपको इसमें पढ़ना है अफ्रीका। ठीक है, तो मेनली आपको 2 कॉन्टिनेंट्स पढ़ने हैं, एक एशिया और दूसरा अफ्रीका। एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और दूसरा वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। तो दोनों बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, तो इसको हमने फर्दर सब डिविजन्स में क्लासीफाई किया है। तो 4 यूनिट्स हमें स्टडी करने हैं, तो चारों में हमने इसको डिवाइड किया है सब डिविजन्स इसके। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अलग अलग आपको ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं। और इसमें भी क्या है, ये जो नॉर्दर्न एशिया है ना, ये रशिया है, रशिया और साथ में ये सेंट्रल एशिया, इसमें यूरोप का भी कुछ 2-3 कंट्रीज इंक्लूडेड थी। ये आपने पढ़ लिया 5th सेमेस्टर में, रशिया एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो आपके पास बचा ये, बाकी जितना भी बचा ये सारा आपको 6th सेमेस्टर में पढ़ना है। इसमें फर्स्ट यूनिट है ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया क्या है, एशिया का ईस्टर्न पार्ट है। साउथ एशिया एशिया का सदर्न पार्ट है। साउथ ईस्ट एशिया देखो ये है। ठीक है, तो ये पर्पल कलर का क्या है, साउथ ईस्ट एशिया होगा, जो एशिया के साउथ ईस्ट में है। ठीक है, 1 बाय 1 इनको क्लियरली देख लेते हैं। ईस्ट एशिया सबसे पहले है फर्स्ट यूनिट में। ईस्ट एशिया ये रहा। ईस्ट एशिया में आपके पास सबसे बड़ी कंट्री है चाइना, मंगोलिया, फिर इसमें जापान है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। तो ये 5 कंट्रीज इसमें इंक्लूड होती हैं और ये ताइवान भी। ठीक है, 5 मान लो या 6 मान लो। तो ये जो रीजन है, जितना भी कलर्ड पोर्शन है इस मैप में, वो सारा है ईस्ट एशिया, जो आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद है साउथ एशिया। साउथ एशिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपने इंडिया की ज्योग्राफी में नाम सुना होगा। आई होप कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट कोई न्यू टर्म नहीं है आपके लिए। तो सब कॉन्टिनेंट हम इसको क्यों बोलते हैं, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट नहीं बोलते, पहली बात तो ये ध्यान रखना। इंडिया के साथ में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव्स, ये सारी जो कंट्रीज है ना, इनको मिला के कलेक्टिवली हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और यही रीजन है साउथ एशिया। क्लियर? तो साउथ एशिया में आपको ये सारी कंट्रीज पढ़नी है। उसके बाद है साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ पे मैंने दिखाई दिया था मैप में, ये इंडोनेशिया और म्यांमार, लाओस, ये सारा जो रीजन है, आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, ये सारे इसमें आ जाएंगे। ये मैप है साउथ ईस्ट एशिया का। यहाँ पे ये जो पर्पल कलर का जो मैप है साउथ ईस्ट एशिया, ये आ जाएगा इसमें यूनिट 2 के सेकंड पार्ट में। 2 रीजन्स हैं, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया इस यूनिट में। थर्ड यूनिट में है मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ये क्या है, देखो मिडल ईस्ट वेस्ट एशिया को बोलते हैं। ये जो आपको ग्रीन कलर से रीजन दिख रहा है ना, एशिया का वेस्टर्न पार्ट, दिस इज वेस्टर्न एशिया, वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट, इसको मिडल ईस्ट भी कहते हैं वेस्ट एशिया को। यही रीजन है वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट। यहाँ पे ये देखो, ये रहा, ये है सारा वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट। ठीक है, वेस्ट एशिया को ही मिडल ईस्ट बोलते हैं, ये याद रखना है। इसके साथ में कंबाइनली हमें पढ़ना है नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका, ये अफ्रीका जो है, अफ्रीका का जो नॉर्दर्न पार्ट है, वो हमने इसके साथ में जोड़ दिया। ठीक है, तो ये एक रीजन आ गया हमारे पास, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। उसके बाद फोर्थ यूनिट है अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा। तो जितना रीजन हम इस मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में पढ़ चुके, उसके बाद जो बचा साउथ सहारा से साउथ वाला जो ये रीजन है, अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा, ये बन गया हमारे पास फोर्थ यूनिट में। ठीक है, तो जो भी रिमेनिंग रीजन है, नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट के साथ हमने पढ़ लिया, और जो बचा वो हमने अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा रीजन में पढ़ना है यूनिट
4 में। तो ये हो गया आपका सारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये इतने सारे जो रीजन्स हैं ना, ये अफ्रीका, साउथ ऑफ सहारा, ये मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, उसके बाद ये साउथ एशिया है, ईस्ट एशिया, और फर्स्ट जो 5th सेमेस्टर है उसमें भी इतने सारे रीजन्स हैं वर्ल्ड के। इसका आपको मैप जो होता है ना वो मार्केट में मिलता है नहीं और बच्चे बना भी नहीं पाते हैं, तो हमने आपके इस काम को भी ईज आउट किया है। तो अगर आपको मैप के स्टेंसिल्स ऑर्डर करने हैं, प्लास्टिक के स्टेंसिल्स का आपको पूरा सेट मिलेगा, BA 3rd ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, जो कि इसमें जितने भी रीजन्स हैं उन सब का आपको एक मैप स्टेंसिल का सेट मिलेगा जो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। वो अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, इसमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज ही करें प्लीज़, क्योंकि देखो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है, इतने सारे फ़ोन कॉल्स मैं अटेंड नहीं कर पाती और मैं और भी काम करती हूँ। तो अगर आपको ऑर्डर करने हैं मैप स्टेंसिल्स, ब्लैक कलर की प्लास्टिक के आपको स्टेंसिल मिलेंगे, तो आपने अपना नाम, अपना एड्रेस, पिन कोड के साथ में व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है और आपने बताना है कि आपको स्टेंसिल्स ऑर्डर करने हैं। प्राइस भी आपको वहीं पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सारा सिलेबस हम आपको यहीं पे करवाएंगे, BA 3rd ईयर का, ज्योग्राफी का भी और दूसरे सब्जेक्ट्स का भी। ठीक है, BA 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर सभी क्लासेस का यहाँ पे सारा काम चलेगा। थैंक यू सो मच, बाय, बेस्ट ऑफ लक।